हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट का अध्ययन करेंगे। ये यूनिट आप लोग के नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग भविष्य में यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जानना बहुत जरूरी है और इन सब टर्म को आपको भविष्य में उपयोग करना है। तो इसलिए ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस यूनिट से आपके हर एग्जाम में, चाहे जून वाला हो चाहे दिसंबर वाला हो, 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इस यूनिट को अच्छे तरीके से आप लोग को करना है और इससे रिलेटेड डिटेल में जो क्लास है मैंने आप लोग को यूजीसी नेट वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें करवा रखा है। तो आप लोग उन सब चीज़ों को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और उसके साथ साथ ये जो मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसको भी ध्यानपूर्वक करिएगा और आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करके 25 तारीख से शुरू हो रहे एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करिएगा, अच्छा रिजल्ट करिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सेशन की पहली क्लास है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बेसिक लेवल के होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इनको भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज के इस रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट के एमसीक्यू और पीवाईक्यू का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शोध का प्राथमिक उद्देश्य नहीं, यानी किसी भी रिसर्च का प्राइमरी ऑब्जेक्ट, प्राथमिक उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, यानी शोध किस लिए किया जाता है उसमें इसका कौन कौन सा उद्देश्य नहीं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञान का विस्तार करना, दूसरा दिया गया है सिद्धांत का परीक्षण करना, तीसरा दिया गया है सामाजिक समस्याओं का हल करना और चौथा ऑप्शन दिया गया है किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाना। तो देखिए, जो भी रिसर्च किया जाता है, जो भी शोध किया जाता है वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करने की, यानी किसी भी चीज के बारे में लोगों के पास जानकारी है, नॉलेज है, तो रिसर्च करके उस नॉलेज को और भी ब्रॉड किया जाता है। तो ये देखिए इसका उद्देश्य होता है। दूसरा देखिए दिया गया सिद्धांत का परीक्षण करना, यह भी देखिए रिसर्च का उद्देश्य होता है। पहले से किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, किसी और भी व्यक्ति के द्वारा कोई सिद्धांत दिया गया है तो उस सिद्धांत को परीक्षण करने के लिए, उस सिद्धांत को वेरीफाई करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है, यह भी उद्देश्य सही है। सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए भी रिसर्च, समाज में कोई समस्या उपस्थित है तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए इसके लिए भी रिसर्च किया जाता है, यानी ये भी उद्देश्य है। किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाने के लिए रिसर्च नहीं किया जाता। फिर रिसर्च करने से कोई व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होता है, बल्कि वो जिस काम को करता है, रिसर्च में जो काम करता है उसके लिए उसको प्रसिद्धि मिलती है। तो किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाने के लिए रिसर्च नहीं किया। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर डी होगा, किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध बनाना रिसर्च का उद्देश्य नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि शोध का उद्देश्य ज्ञान, सत्य और समस्याओं के समाधान की खोज होता है, न कि प्रसिद्धि प्राप्त करना। शोध एक वैज्ञानिक और नैतिक प्रक्रिया है, यानी यह वैज्ञानिक भी है और नैतिक है, एथिकल प्रोसेस है, मोरल प्रोसेस। ठीक, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस सेशन में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं और इनको करने से आपको रिसर्च के बारे में बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और इनके आधार पर फिर आगे आने वाले जो बड़े प्रश्न हैं उनको भी हल करने में आसानी होगी। लेकिन एक बार आप लोग जरूर वो यूनिट जो मैंने पढ़ाई हुई है नेट के सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समीक्षा लेखन यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या उद्देश्य होता है, समीक्षा लेखन क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अपनी शोध रिपोर्ट को लंबा करना, दूसरा दिया गया पिछले शोधों की आलोचना करना, अनुसंधान में उपयोग जानकारी एकत्र करना और शोध के अंतर को पहचानना,
और चौथा ऑप्शन दिया गया है शोध का शीर्षक तय करना। तो देखिए जो भी शोध किया जाता है उसमें जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो अपनी शोध रिपोर्ट को लंबा करने के लिए नहीं होता है, पिछले शोधों की आलोचना करने के लिए नहीं होता। यानी पहले से उस टॉपिक से मिलते जुलते किसी चीज पर अगर कोई रिसर्च किया गया है तो आपको उसकी आलोचना नहीं करनी है, बल्कि उससे जानकारी एकत्रित करनी है और उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको पहचान करके फिर अपने शोध में उसको आपको अच्छे तरीके से करना है। तो आलोचना करना नहीं है, बल्कि क्या होगा कि उस अनुसंधान में उपयोगी जानकारी इकट्ठा करके और उसमें अगर कोई कमी है, कोई गैप है, कोई अंतर है तो उसको पहचान के फिर अपने शोध में उसको सही कर देना। तो ये देखिए इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। शोध का शीर्षक तय करने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया जाता है, यानी साहित्य की समीक्षा टाइटल के लिए नहीं की जाती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। अनुसंधान में उपयोगी जानकारी एकत्र करना और शोध के अंतर को पहचानने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है, साहित्य की समीक्षा की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, समीक्षा लेखन का उद्देश्य पूर्ववर्ती साहित्य की जानकारी एकत्र करना होता है, वर्तमान शोध की प्रासंगिकता दिखाना होता है तथा शोध अंतर रिसर्च गैप को पहचानना होता है। यानी इतने सारे कामों के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है। ठीक है, अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शोध प्रकार व्यावहारिक समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित होता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा शोध है या रिसर्च है जो व्यवहारिक समस्याओं को खोजने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है मौलिक शोध, फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा दिया गया है अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च। तीसरा दिया गया है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। और चौथा दिया गया है वर्णनात्मक शोध यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो देखिए व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मौलिक शोध नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मौलिक शोध किसी नए सिद्धांत को डेवलप करने के लिए किया, कोई नियम बनाने के लिए किया जाता है, नया नियम विकसित करने के लिए किया जाता है, तो मौलिक शोध नहीं किया जाता। अनुप्रयोग यानी अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक शोध जो है वो समय के अनुसार घटित किसी घटना के बारे में रिसर्च करने के लिए किया जाता है, तो यह भी नहीं होगा। और वर्णनात्मक शोध जो है यह भी व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजने के लिए नहीं किया जाता। तो देखिए इसके अनुसार इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर देखिए क्या है, सही उत्तर बी है, अनुप्रयुक्त शोध। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड शोध जो है किसी विशिष्ट वास्तविक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किया जाता है। यह व्यवहारिक क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, उद्योग आदि में उपयोगी होता है। यानी जो व्यवहारिक जीवन की समस्याएं होती हैं जैसे शिक्षा से रिलेटेड, किसी व्यवसाय से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को हल करने के लिए अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि कोई शोधकर्ता किसी विशेष घटना के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास कर रहा है तो वह किस प्रकार का शोध कर रहा है। यानी कोई रिसर्चर है वो अपने से पीछे किसी घटित हुई घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रिसर्च कर रहा है, उसका कारण पता कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उसमें वह किस प्रकार का शोध कर रहा है। तो पहला दिया गया देखिए व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। दूसरा दिया गया अन्वेषणात्मक शोध यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तीसरा दिया गया है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और चौथा दिया गया है ऐतिहासिक शोध यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। तो देखिए अब देखिए क्या दिया है, किसी विशेष घटना का हमको कारण जानना है, तो कारण जानने के लिए किस प्रकार का रिसर्च करना होगा। तो यहाँ देखिए चारों में व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक दिया गया। तो देखिए जब किसी विशेष घटना के कारण जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। यानी जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है
वो इसमें उपयोग किया जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये जो है इसमें अप्लाई किया जाएगा। अन्वेषणात्मक शोध नहीं किया जाएगा, वर्णनात्मक शोध भी नहीं किया जाएगा, और हिस्टोरिकल रिसर्च शोध भी नहीं किया। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी किसी विशेष घटना के बारे में कारण को समझने के लिए जो रिसर्च किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्यात्मक। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए, व्याख्यात्मक शोध। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्यात्मक शोध एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का उद्देश्य किसी घटना के क्यों और कैसे जैसे शब्दों को समझना होता है, यानी उसके कारणों और प्रभावों को जानने के लिए रिसर्च किया जाता है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष अवलोकन यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किस प्रकार की शोध विधि का उदाहरण है। यानी कौन सी ऐसी शोध विधि है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। तो पहला दिया गया है देखिए गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा दिया गया है मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तीसरा दिया गया है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। और चौथा दिया गया है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए जो प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को जांचा जाता है, परखा जाता है, वो देखिए प्रयोगात्मक शोध में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक घटनाओं का रिसर्च किया जाता है, मात्रात्मक शोध में गुणों के बारे में किया जाता है, उसके प्रभाव के बारे में। गुणात्मक शोध में जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए होगा गुणात्मक शोध। इसका व्याख्या देखिए, प्रत्यक्ष अवलोकन मुख्यतः गुणात्मक शोध में प्रयुक्त होता है, जहां पर शोधकर्ता व्यक्ति, समूह या घटनाओं के व्यवहार को बिना हस्तक्षेप किए देखता है। यानी बिना हस्तक्षेप के, बिना इंटरवेंशन के उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है और परखता है। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शोध में प्रतिक्रियात्मक पूर्वाग्रह यानी रिस्पॉन्स बायस का अर्थ क्या होता है। यानी शोध में प्रतिक्रियात्मक पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जब उत्तरदाता प्रश्नों को गलत समझे। दूसरा दिया गया है जब उत्तरदाता सामाजिक रूप से स्वीकार उत्तर देने का प्रयास करे। तीसरा दिया गया है जब शोधकर्ता प्रश्न ठीक से न बनाए। और चौथा दिया गया है जब नमूना गलत चुना गया। देखिए जो प्रतिक्रियात्मक पूर्वाग्रह या बायस होता है, उत्तरदाता के प्रश्नों को गलत समझना नहीं होता है। जब उत्तरदाता सामाजिक रूप से स्वीकार उत्तर देने का प्रयास करे, यानी समाज जिस रूप को स्वीकार कर रहा है उसी चीज को अगर सही से मान ले, कोई रिसर्च करता उसी को सही मानकर अपना काम करे, तो कहा जाता है यह प्रतिक्रियात्मक पूर्वाग्रह है। बाकी जब शोधकर्ता प्रश्न ठीक से न बनाए, ये इसका पूर्वाग्रह से रिलेटेड नहीं होता है। जब नमूना गलत चुना गया हो, यह भी पूर्वाग्रह से रिलेटेड नहीं होता है प्रतिक्रियात्मक से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जब उत्तरदाता सामाजिक रूप से स्वीकार उत्तर देने का प्रयास करे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि रिस्पॉन्स बायस वह स्थिति होती है जिसमें उत्तरदाता सच्चाई के स्थान पर ऐसे उत्तर देता है जो सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार करते हैं। यानी वह सच्चाई नहीं देखता है, बल्कि समाज जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है उसी के अनुसार वो भी बोलता है और अपना रिसर्च करता है, उत्तर देता है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिव बायस का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की नैतिकता रिसर्च एथिक्स का एक पहलू नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा जो है रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड नहीं है, उसका एस्पेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विषयों की सहमति लेना। दूसरा दिया गया है डेटा में हेर फेर करना। तीसरा दिया गया है शोध में गोपनीयता बनाए रखना।
और चौथा दिया गया है शोध निष्कर्षों की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करना। तो देखिए, शोध नैतिकता में विषयों की सहमति लेना भी बहुत जरूरी है, ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। डेटा में हेर फेर करना इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, जबकि शोध में गोपनीयता बनाए रखना भी इसका पहलू है। शोध की निष्कर्षों की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करना भी इसका महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा पहलू नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में राइट आंसर बी होगा, डेटा में हेर फेर करना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि डेटा में हेर फेर करना शोध नैतिकता का उल्लंघन माना जाता है। ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिभागियों के अधिकारों की सुरक्षा नैतिक अनुसंधान के मूल तत्व माने जाते हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शोध की प्रक्रिया में हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी किसी भी शोध को करने के लिए जो हाइपोथेसिस होती है, जिसको कहा जाता है परिकल्पना, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों की जाती है, इसका क्या उद्देश्य होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शोध का अंत बताना, दूसरा दिया गया है डेटा का विश्लेषण करना, तीसरा दिया गया है शोध का अनुमान या संभावित उत्तर देना, और चौथा दिया है साक्षात्कार आयोजित करना। तो देखिए, किसी भी रिसर्च में हाइपोथेसिस निर्मित करना, परिकल्पना, उपकल्पना निर्मित करना, शोध का अंत बताना नहीं होता है, डेटा का विश्लेषण करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि उस शोध का अनुमानित हल या उत्तर जानना या अपने से बताना। तो देखिए, शोध का अनुमानित या संभावित उत्तर देना जो है किसी भी हाइपोथेसिस का उद्देश्य होता है, बाकी साक्षात्कार आयोजित करना नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर सी है, शोध का अनुमान या संभावित उत्तर देना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि हाइपोथेसिस शोध में एक अस्थायी कथन होता है जिसे सत्यापित या खंडित किया जाता है। यानी इस पहले से पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, अब ये बाद में साबित भी हो सकता है या खंडित भी किया जा सकता है, लेकिन एक अनुमान पहले से पूर्व निर्धारित हल सोच लिया जाता है। ठीक है, तो यह अनुसंधान को क्या करता है? एक सही दिशा देता है। यानी किसी समस्या को हल करना है तो संभावित उत्तर क्या होगा, ये पहले से सोच लिया जाता है, और उसी दिशा में जब कार्य किया जाता है तो सही मार्ग पर चलते हुए रिजल्ट प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया सभी मात्रात्मक शोध प्रयोगात्मक होते हैं, दूसरा दिया गया है सभी गुणात्मक शोध अनौपचारिक होते हैं, तीसरा दिया गया है सभी शोध प्रकारों में डेटा संग्रह और विश्लेषण आवश्यक होता है, और चौथा दिया गया है केवल अनुप्रयुक्त शोध ही मूल्यवान है। ये तो पहले ही गलत है कि केवल अप्लाइड रिसर्च ही मूल्यवान नहीं होता है, सभी प्रकार का रिसर्च जो है मूल्यवान होता है। ठीक है, सभी शोध प्रकारों में डाटा का संग्रह करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और उसका विश्लेषण भी, एनालिसिस भी करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी प्रकार का शोध करो। देखिए ये जो चीज है ये सभी शोधों में जरूरी है। बाकी सभी गुणात्मक शोध अनौपचारिक होते हैं, नहीं होगा, सभी मात्रात्मक शोध प्रयोगात्मक होते हैं, नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर सही क्या होगा? सी होगा, सभी शोध प्रकारों में डेटा संग्रह और विश्लेषण आवश्यक होता है। इसकी व्याख्या क्या है कि शोध चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे गुणात्मक हो, चाहे मात्रात्मक हो या मिश्रित हो, उसमें डेटा का संग्रहण और विश्लेषण की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, बिना डाटा का संग्रह किए, विश्लेषण किए कोई रिसर्च किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक शोधकर्ता समय की सीमा के अनुसार घटनाओं का अध्ययन करता है तो वह कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है। यानी कोई रिसर्चर है, वह समय की सीमा के आधार पर घटना का अध्ययन कर रहा है,
तो पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है। तो पहला दिया गया है तुलनात्मक अध्ययन, दूसरा दिया गया है ऐतिहासिक शोध, तीसरा दिया गया है अन्वेषणात्मक शोध और चौथा दिया गया है परीक्षणात्मक शोध। तो देखिए शोधकर्ता जब समय की सीमा के अनुसार घटनाओं का परीक्षण करेगा, अध्ययन करेगा, तो देखिए परीक्षणात्मक शोध नहीं होगा, अन्वेषणात्मक शोध नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो ऐतिहासिक शोध करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ समय की सीमा के अनुसार दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बी ऐतिहासिक शोध। इसका व्याख्या देखिए क्या है। ऐतिहासिक शोध में अतीत की घटनाओं, दस्तावेजों और स्रोतों का अध्ययन किया जाता है ताकि वर्तमान को बेहतर समझा जा सके। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि कोई शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना की व्याख्या यानी व्यक्ति की व्याख्या इंटरप्रेटिविज्म के दृष्टिकोण से करता है तो वह किस प्रकार के शोध प्रतिमान यानी पैराडाइम का प्रयोग कर रहा है। यानी पूछा जा रहा है कि कोई शोधकर्ता है, कोई रिसर्चर है और किसी सामाजिक घटना की व्याख्या में वो व्यक्ति की व्याख्या यानी इसको कहा जाता है केस स्टडी कर रहा है, तो वो किस दृष्टिकोण से करेगा और इसमें कौन से प्रतिमान का उपयोग करेगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सकारात्मकवादी प्रतिमान यानी पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, दूसरा दिया गया व्याख्यात्मक प्रतिमान यानी इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, तीसरा दिया गया आलोचनात्मक प्रतिमान क्रिटिकल पैराडाइम, चौथा दिया गया है यथार्थवादी प्रतिमान यानी रियलिस्ट पैराडाइम। तो देखिए जब कोई शोधकर्ता सामाजिक घटना का व्यक्ति की व्याख्या के दृष्टिकोण से जो विश्लेषण करता है या उस पर काम करता है, व्याख्या करता है, वह शोध के सकारात्मकवादी प्रतिमान का उपयोग नहीं करता है, बल्कि किसका करता है? व्याख्यात्मक प्रतिमान यानी इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम का उपयोग करता है। आलोचनात्मक प्रतिमान का उपयोग नहीं करता है, यथार्थवादी प्रतिमान का उपयोग नहीं करता है। तो इसके अनुसार देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी होगा व्याख्यात्मक प्रतिमान। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि व्याख्यात्मक प्रतिमान व्यक्ति के अनुभवों, विश्वासों और दृष्टिकोणों को समझने पर केंद्रित होता है, इसलिए यह सामाजिक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि संदर्भ के अनुसार समझता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए शोध में ट्रायंगुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी ट्रायंगुलेशन का शोध में क्या अर्थ होता है, ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है त्रिकोणमिति के सिद्धांत को लागू करना, दूसरा दिया है एक ही तकनीक को कई बार दोहराना, तीसरा ऑप्शन दिया है कई स्रोतों, दृष्टिकोणों या विधियों का उपयोग करके शोध की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाना, डेटा को एक सांख्यिकी विधि से विश्लेषित कर। तो देखिए ट्रायंगुलेशन मेथड का जब उपयोग किया जाता है तो एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है और इससे शोध की वैधता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो देखिए त्रिकोणमिति के सिद्धांत लागू करना नहीं होता है, एक ही तकनीक को कई बार दोहराना भी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कई स्रोतों, दृष्टिकोणों या विधियों का उपयोग करके शोध की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाना होता है, डेटा को सांख्यिकी विधि से विश्लेषित करना नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि ट्रायंगुलेशन का प्रयोग शोध में विभिन्न दृष्टिकोणों, तकनीकों, डेटा स्रोतों या शोधकर्ताओं को मिलाकर अधिक ठोस और भरोसेमंद निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गुणात्मक और मात्रात्मक शोध दोनों में समान होती है। यानी ऐसी कौन सी इसमें से कार्य है जो गुणात्मक और मात्रात्मक शोध दोनों में समान होती है, दोनों का उपयोग किया जाता है।
पहला दिया गया है मात्रात्मक विश्लेषण, दूसरा दिया गया है उद्देश्य की वस्तुनिष्ठता, तीसरा दिया गया है डेटा संग्रह और चौथा दिया गया है सांख्यिकीय परीक्षण। तो देखिए, जो गुणात्मक शोध हो चाहे मात्रात्मक शोध हो, उसमें सांख्यिकीय परीक्षण दोनों में नहीं होता है। डेटा संग्रह देखिए दोनों ही शोध में किया जाता है। उद्देश्य की वस्तुनिष्ठता भी जरूरी नहीं है, मात्रात्मक विश्लेषण जरूरी नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा कि जो दोनों में समान होता है वो है डेटा संग्रह। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा, डेटा संग्रह। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि दोनों प्रकार के शोध में डेटा संग्रह की प्रक्रिया की जाती है, भले ही संग्रह की विधियां अलग हों या विश्लेषण की प्रकृति अलग हो। यानी डेटा संग्रह तो जरूर किया जाएगा, बस विधि अलग हो सकती है, किसी दूसरे तरीके से किया जाएगा, और इसके विश्लेषण की प्रकृति भी अलग हो सकती है, लेकिन डेटा संग्रह तो करना होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर सी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध दृष्टिकोण बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर यानी तर्क प्रणाली का पालन करता है। यानी पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रिसर्च का प्रोसेस है जिसमें नीचे से ऊपर की विधि का उपयोग किया जाता है, नीचे से ऊपर की प्रणाली या प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। इसको देखिए बॉटम अप प्रोसेस भी कहा जाता है। तो देखिए पहला दिया गया है निगमनात्मक यानी डिडक्टिव अप्रोच, दूसरा दिया गया आगमनात्मक इंडक्टिव अप्रोच, तीसरा दिया गया है द्विआधारी बाइनरी अप्रोच और चौथा दिया गया पूर्वग्रह आधारी यानी बायस्ड अप्रोच। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर हम लोगों ने आगमनात्मक और निगमनात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ा है। आगमनात्मक में क्या होता है कि पहले उदाहरण के आधार पर फिर सिद्धांत की तरफ जाया जाता है, और निगमनात्मक में क्या होता है कि सिद्धांत से उदाहरण की तरफ आ जाता है। यानी ये क्या हो गया कि ऊपर से नीचे की तरफ हो गया, ये जो निगमनात्मक है। लेकिन आगमनात्मक जो है नीचे से ऊपर की ओर जाया जाता है। देखिए निगमनात्मक अप्रोच नहीं होगा, द्विआधारी नहीं होगा, पूर्वग्रह आधारित भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इंडक्टिव यानी आगमनात्मक प्रणाली अप्रोच जो है बॉटम अप प्रणाली के नाम से जाना, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आगमनात्मक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। आगमनात्मक तर्क नीचे से ऊपर की ओर काम करता है, जहां अवलोकनों से सामान्य सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, यह विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है। ठीक, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यानी आज की क्लास में हम लोग को टोटल 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना था। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं अगली क्लासेस में हम लोग देखें। और मैं देखिए पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले जितने भी यूनिट मैंने पढ़ाए हैं अपने प्लेलिस्ट में, उनसे रिलेटेड जो भी MCQ PYQ हैं उनको आप लोगों को करवा दूं, जिससे आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को भी मिला के पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक शोधकर्ता नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है जबकि वह वास्तव में सही है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि कहलाती है। यानी ये क्वेश्चन जो है हाइपोथेसिस से है, परिकल्पना से, और कौन सी परिकल्पना से है, शून्य परिकल्पना से। इसमें कहा जा रहा है कि कोई रिसर्चर है, कोई शोधकर्ता है, जब वह शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देता है जबकि वह सही है, तो यह किस प्रकार की त्रुटि में गिना जाएगा। तो देखिए जो रिसर्च एरर होते हैं वो देखिए दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उसके अलावा देखिए सिलेक्शन एरर होता है और सैंपल एरर होता है। तो इसमें देखिए जो नल हाइपोथेसिस होती है दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अब देखिए इसमें जब किसी नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर दिया जाता है और वास्तव में वो सही होती है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, टाइप 1 त्रुटि होगी, दूसरा दिया गया टाइप 2 त्रुटि होगी, तीसरा दिया गया है चयन त्रुटि होगी, और चौथा दिया गया है नमूना त्रुटि। तो नमूना त्रुटि नहीं होगी, सिलेक्शन एरर नहीं होगी, बल्कि टाइप 2 त्रुटि भी नहीं होगी, क्या होगी, टाइप 1 त्रुटि होगी। यानी जब सही को अस्वीकार कर देता है तो टाइप 1 होगा, और जब गलत को स्वीकार कर लेता है तो वो टाइप
ठीक है, ये देखिए हमारा क्या होगा, टाइप 1 एरर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी सही हाइपोथेसिस को वो क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए, टाइप 1 त्रुटि। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखिए टाइप 1 एरर क्या होता है, यह तब होता है जब किसी नल हाइपोथेसिस को गलत मानकर अस्वीकार कर दिया जाता है जबकि वास्तव में वो सही होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना तक हम लोग को देखें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास जो है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप लोग इसको अपने तरीके से भी एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।